जब मैं सर्दियों की रात की हॉरर स्टोरीज के बारे में सोचती हूँ तो मेरी लाइफ में हुए दो मैंने इंसिडेंट्स सबसे पहले मेरे दिमाग में आते हैं। एक इंसिडेंट जो मेरी बड़ी बहन के साथ हुआ था और दूसरा जो मेरे और मेरी माँ के साथ हुआ था। आज मैं आपको उन दोनों की स्टोरीज सुनाऊंगी। कुछ साल पहले की बात है जब मेरी बड़ी बहन ग्वेन ने हाल ही में एक बच्चे को जन्म दिया था। तब वो मेरे नवजात भतीजे और मेरे जीजा जी के साथ उत्तरी नेब्रास्का में रह रही थी। मेरे जीजा जी ऑस्टिन वहां के एक कंपनी में काम करते थे और मेरी बहन ग्वेन घर पर ही रहकर मेरे भतीजे जैक्स को संभालती थी। अगर आप नेब्रास्का के मौसम के बारे में जानते हैं तो आपके लिए कोई हैरानी की बात नहीं है कि वहां की सर्दी बर्फीली होती है। ऑस्टिन के पास एक हाई सैलरी वाली जॉब थी, लेकिन वो हफ्ते में 3 बार कब्रिस्तान की शिफ्ट में काम करता था। उन दिनों ग्वेन घर पर जैक्स के साथ बिल्कुल अकेली रहती थी। मेरी बहन काफी इंटेलिजेंट थी और ऑस्टिन ने घर के चारों तरफ एक अच्छा सा सिक्योरिटी सिस्टम लगवाया हुआ था। हालांकि ग्वेन और ऑस्टिन ने शहर में कुछ दोस्त बनाए थे, लेकिन उनके घर के आसपास कोई नहीं रहता था और उनके पड़ोस भी कुछ खास फ्रेंडली नहीं थे। एक रात जब ग्वेन घर पर अकेली थी तो उसने करीब रात 8 बजे जैक्स को सुला दिया, फिर अपने घर की सफाई की, खाना खाया और फिर रात करीब 10 बजे वो खुद सोने चली गई। जब भी ऑस्टिन काम पर होता था तो रात का यही रूटीन होता था। आधी रात के आसपास जब वो बच्चे जैक्स के साथ गहरी नींद में सो रही थी, उसने घर के मेन गेट पर जोर जोर से दस्तक की आवाज सुनी। इतनी देर रात किसी गेस्ट के घर आने के चांसेस तो बिल्कुल भी नहीं थे, और चाहे कोई गेस्ट भी हो तो इतनी जोर से कौन दरवाजा पीटता है। और उस रात कोई बर्फीला तूफान नहीं आया था, फिर भी लगातार बर्फबारी हो रही थी। एक पल के लिए उसने सोचा कि ऑस्टिन जल्दी घर वापस आ गया है, लेकिन ऑस्टिन कभी भी दरवाजा खटखटाता या बेल तक नहीं बजाता था। ऑस्टिन का दरवाजा पीटना तो दूर की बात है, क्योंकि उसके पास घर की चाबियों का एक सेट होता था। साथ ही वो कभी भी सोते हुए जैक्स को जगाने वाली कोई हरकत नहीं करेगा। जब उसने ऊपर देखा तो वहां दुबली पतली अधेड़ उम्र की औरत उसके दरवाजे के पास खड़ी होकर जोर जोर से दरवाजा पीट रही थी। ग्वेन थोड़ा हैरान हो गई, लेकिन नीचे कांप रही औरत को देखकर उसने पहले चेक किया कि जैक्स सो रहा है और वो नीचे चली गई। ऑस्टिन ने सामने 2 दरवाजे लगाए हुए थे। अंदर की तरफ एक मजबूत लकड़ी का दरवाजा था और बाहर इलेक्ट्रिक दरवाजा था जो ट्रांसपेरेंट था पर भी मजबूत था। तो ग्वेन ने लकड़ी का दरवाजा खोला, लेकिन उसकी अंतरात्मा ने कोई सिग्नल दिया और उसने दोबारा दरवाजा नहीं खोला। मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ मैम? ग्वेन ने उस औरत से पूछा। प्लीज मुझे अंदर आने दीजिए, प्लीज प्लीज। मेरे पति ने मुझे मारा है और वो मेरा पीछा कर रहा है। मैं अपनी जान बचाने के लिए चुपचाप बाहर भाग गई। उसने मेरी बॉडी की हर जगह पिटाई की है। उस औरत ने उससे रिक्वेस्ट की। उसके गालों से आंसू बह रहे थे और उसके चेहरे और गर्दन पर चोट के निशान थे। उस औरत ने एक पतली जैकेट और कुछ फटे हुए जूते पहने थे। उसके पास ना तो ग्लव्स थे, ना ही कोई टोपी और ना ही कोई कोट। ग्वेन को उस औरत के लिए बेहद दुख हुआ और वो उसके लिए दरवाजा खोलने ही वाली थी, लेकिन उसके दिमाग में आई एक आवाज ने उसे रोक दिया। उसने अपने बेटे के बारे में सोचा जो ऊपर गहरी नींद में सो रहा था और वो कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहती थी। प्लीज लकड़ी का दरवाजा खोलो, प्लीज। यहाँ बहुत ठंड है, मुझे अंदर आने दो, मुझे उस राक्षस से बचाओ। उस औरत ने फिर से रिक्वेस्ट की। इस बार उसने अपने कंधे की तरफ देखते हुए अपने पास आ रहे पति को देखा। उसके गालों से अभी भी आंसू बह रहे थे और वो डरी हुई लग रही थी। मैम, मुझे माफ कर दीजिए, क्योंकि मैं आपको अंदर आने नहीं दे सकती। फिर भी मैं आपकी तरफ से पुलिस को बुला सकती हूँ। प्लीज यहाँ वेट कीजिए और मुझे अपना फोन लेने दीजिए। ग्वेन अपना फोन लेने के लिए मुड़ी जब वो फिर से बोली, पुलिस को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पति को यह पसंद नहीं आएगा, मैं चली जाऊंगी। जब ग्वेन ने पुलिस से बात करने का जिक्र किया तो उस औरत की आवाज से डर गायब हो गया और वो बिजली की स्पीड से उस घर से भाग गई। उसके पति के अत्याचारों के बारे में सारी चिंता परेशानी भी हवा की तरह गायब हो गई थी। वो औरत चली गई और ग्वेन वहीं खड़ी होकर सामने के खाली पोर्च में से ट्रांसपेरेंट दरवाजे से बाहर झांकने लग गई। दरअसल उसके मन की कश्मकश ने उसे बेड पर जाने नहीं दिया। उसने 911 पर कॉल किया और उन्हें पूरी घटना बताई और पुलिस उसके घर तुरंत पहुंच गई। उसने ऑस्टिन को भी फोन किया और उसे सब कुछ बताया। कुछ मिनट बाद पुलिस वहां पहुंचे
और उससे उस औरत का हुलिया पूछा और कुछ सवाल पूछे। पुलिस ने ग्वेन के घर के आसपास के इलाके की तलाशी ली और उन्हें एक नहीं बल्कि 2 अलग अलग पैरों के ताजा निशान मिले। एक दुबली पतली मिडिल एज वाली औरत के और दूसरा किसी आदमी के पैरों के निशान जैसे लग रहे थे। उस औरत के पैरों के निशान सीधे ग्वेन के दरवाजे तक आ रहे थे, लेकिन आदमी के पैरों के निशान पास की एक झाड़ी में खत्म हो गए। जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की तो उन्होंने उसे बताया कि इसी तरह की एक घटना कुछ ब्लॉक दूर भी हुई थी और घर पर रहने वाले बुजुर्ग कपल पर उस दूसरे कपल ने हमला किया था और लूटपाट की थी। जो औरत इस डकैती में शामिल थी वो उस औरत के हुलिये से बिल्कुल मैच कर रही थी जो कुछ मिनट पहले ग्वेन के घर के सामने आई थी। इससे पता चलता है कि जब ग्वेन ने पुलिस को बुलाने की बात की तो वो औरत इतनी नाखुश क्यों हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि वो कपल उन घरों को निशाना बना रहे हैं जिनमें रहने वाले लोग डिफेंस नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि जब ऐसी सिचुएशन से निपटने की बात आती है तो मेरी बहन ब्लेड की तरह तेज है। फिर भी इस घटना के बाद ऑस्टिन ने कब्रिस्तान में काम नहीं किया और सर्दियों की रात वो मेरी बहन और उसके बच्चे के लिए भयानक तरीके से खत्म हो सकती थी, लेकिन मेरी बहन की सूझबूझ के कारण उनकी लाइफ की वो रात नॉर्मल रात की तरह खत्म हुई। दूसरी घटना तब हुई जब मैं और मेरी माँ सिर्फ एक लेडीज ट्रिप पर गए थे। ग्वेन ने हाल ही में ऑस्टिन से शादी की थी और नेब्रास्का में रहने चली गई, तो इस बार सिर्फ ट्रिप में मैं और मेरी माँ थे। मैं 15 साल की थी और ये पहली लड़कियों की ट्रिप थी जिसमें हम ग्वेन के बिना जा रहे थे। व्योमिंग में हमारे शहर से कुछ मील दूर नॉर्थ में एक झील के किनारे एक सुंदर कैंपिंग स्पॉट था। हर गर्मियों में मेरी माँ और ग्वेन यहाँ कैंप्स लगाने आते थे। हालांकि उस गर्मी में हम वहां नहीं जा सके, इसलिए हमने वहां सर्दियों में सिर्फ एक दिन के लिए जाने का प्लान बनाया था। उस वक्त तक मैं एक प्रो कैंपर थी। मुझे सब कुछ करना आता था, जैसे कि कैंप कैसे लगाना है, आग कैसे जलानी है, अच्छे से खाना कैसे पकाना है, कैसे खुद को गर्म रखना है, मुझे सब आता था। साथ ही मेरी माँ भी मेरे साथ थी, इसलिए हमें कोई चिंता नहीं थी। हम दोपहर में गाड़ी से उस जगह पर पहुंचे, अपना कैंप लगाया और फिर झील के किनारे सनसेट को देखते हुए ठंड में टाइम स्पेंड किया, इसलिए हम अपने टेंट के बाहर कुछ टाइम बिता सकते थे। शाम करीब 4 बजे एक वैन हमारे कैंप के पास रुकी और उसमें से 4 आदमी बाहर निकले। मेरी माँ ने मुझे वहीं रुकने के लिए कहा और वो उन लोगों के पास चली गई। मेरी माँ ने उन लोगों से कुछ देर बात की और फिर वे चले गए। मेरी माँ मेरे पास लौट आई और मुझसे कुछ नहीं कहा। वक्त बीतता गया और सनसेट के बाद अंधेरा हो गया। हमने अपना खाना खा लिया था और अपने कैंप में जाने का सोचा। मैं दिन भर की एक्टिविटीज से इतना थक गई थी कि मैं अपने स्लीपिंग बैग में घुस गई और कुछ ही मिनटों में सो गई और मेरी माँ ने भी ऐसा ही किया। रात करीब 11 बजे मेरी माँ ने मुझे जगाया। वो मुझे जगाने के लिए मेरा हाथ हिला रही थी। मैंने अपनी आंखें खोली और उनसे पूछा कि क्या बात है। तभी उन्होंने अपने मुंह पर उंगली रख दी, मुझे चुप रहने का इशारा किया। एक छोटे सौर लैंप की हल्की सी लाइट हमारे टेंट में थोड़ी रोशनी कर रही थी और हम जानते थे कि बाहर काफी अंधेरा था। फिर आखिरकार मैंने इसे सुना। नरम भरी कदमों की आवाज हमारे टेंट का चक्कर लगा रही थी। आमतौर पर यह बहुत ही शांत कैंपिंग स्पॉट था और इससे पहले हमें यहाँ किसी ने भी परेशान नहीं किया था। झील के दोनों तरफ मीलों तक कोई शहर या बस्ती नहीं थी, इसलिए किसी का इतनी जल्दी रात में बाहर निकलना नॉर्मल नहीं था। मेरी माँ बहुत ही इंटेलिजेंट और स्मार्ट थी। वो जानती थी कि जो कोई भी वहां था शायद हमें नुकसान पहुंचा सकता था या कम से कम हमें लूटने के लिए वहां आया था। उसे मेरी सेफ्टी भी करनी थी। उसी वक्त मेरी माँ ने ऊंची आवाज में कहा, टेरी, मुझे लगता है कि कोई हमारे टेंट के आसपास छुपा हुआ है, लेकिन मुझे ये पसंद नहीं है। टेरी, बंदूक पकड़ो। मुझे लगता है कि हमें इस बार इसका इस्तेमाल करना होगा। टेरी मेरे पापा का नाम था और इस वक्त वो हमारे साथ नहीं थे। मेरी माँ के कहने के कुछ सेकंड बाद ही कदम हमारे टेंट से दूर भागने लगे और हमारी कार के पास रुक गए। तभी हमने एक स्नो मोबाइल की दहाड़ सुनी और वो कदम हमसे दूर चले गए। मैंने राहत की सांस ली और मेरी माँ ने मुझे वापस सो जाने के लिए कहा। अगली सुबह जब हम अपना सामान पैक कर रहे थे, हमने अपने कैंप के चारों तरफ इंच भर बर्फ के पैरों के निशान देखे। इसका मतलब है कि सच्ची में कोई हमारे टेंट के आसपास रेंग रहा था। हम जितनी जल्दी हो सके उस जगह से निकल गए और फिर कभी उस कैंप एरिया में नहीं गए।
मेरी माँ की स्मार्टनेस ने हमारी जान बचा ली थी। हो सकता है कि ये कोई बड़ी घटना ना लगे, लेकिन जब अनजान जगह पर रात के वक्त आपके ऊपर कोई खतरा मंडरा रहा होता है तो ये काफी डरावना होता है।